वेलकम टू डेली फैक्ट। और आज हम बात करेंगे अबाउट द मॉडर्न हिस्ट्री में जो हमने सीरीज शुरू की है, जिसमें जो है वो हम 1765 से लेकर 1857 सबसे पहले कवर कर रहे हैं। यानी कि कंपनी रूल को जो है वो हम कवर कर रहे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट इवेंट्स प्लस यहाँ से जो हमारा फोकस है वो क्विक रिवीजन पर है, जिसमें कवर करेंगे इवेंट्स को। और आज हम बात करेंगे लॉर्ड एलनबर्ग के बाद के जितने भी जो है वो गवर्नर जनरल है टिल 1857। यानी कि हम जो है वो रिवोल्ट ऑफ 1857 से पहले की फ़ेज़ को आज जो है वो जितना हमारा जो बचा है उसको कवर करेंगे। जो पिछली वीडियोज़ है वो आप सारी जो है वो यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं डेली फैक्ट पे। और अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगता है तो आप सपोर्ट भी कर सकते हैं और शेयर भी, साथ में आप सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको जो है वो न्यू अपडेट्स जो है वो सारे के सारे जो है वो मिलते रहेंगे। शुरुआत करते हैं लॉर्ड एलनबर्ग के साथ। इनका जो टेन्योर है वो रहा है 42 से लेकर 44, यानी कि 1842 से 44, 2 साल के बीच का जो है उनका टेन्योर रहा है। इसमें जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, तो सबसे पहले बैंक ऑफ मद्रास बना 1843 में, सिंध एनेक्सेशन हुआ 1843 में, स्लेवरी बैन हुई है 1843 में। ये बैन हुई थी चार्टर एक्ट 1833 के अंडर, ये याद रखना। ग्वालियर जो वॉर है 1842 में इनके टाइम पे हुई। इनका जो मतलब इन्हें जो बुलाया गया था, मेनली जो इन्हें जो है वो इंडिया भेजा गया था, वो क्या था कि रिस्टोर जो है वो इंडिया एशिया में जो है वो रिस्टोर पीस को जो है वो रिस्टोर करना है, इसलिए जो है उनको भारत भेजा गया था। तो इम्पॉर्टेंट इवेंट जो हमें याद रखना है वो है सिंध एनेक्सेशन। सिंध की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम जो है वो पाकिस्तान में इंक्लूड होता है सिंध, यानी कि ये वाला जो आपका रीजन है, ठीक है, ये गुजरात और गुजरात के इधर वाली साइड पे आता है सिंध। यहाँ पर जो है वो आपका इस तरह से इंडस रिवर जो है फ्लो करती है। ये रीजन जो है वो आमिर ऑफ सिंध, यानी कि सिंध का जो रूल किया जाता था वो आमिर के थ्रू किया जाता था। देन दैट मीन्स यहाँ का जो राजा है वो आमिर होगा, ठीक है। और एक फैक्ट और है यहाँ से कि जो इस्लामाबाद है, ठीक है, पेशावर इस्लामाबाद, क्योंकि हम ये भी पढ़ने वाले हैं, एंग्लो सिख वॉर में हम ये ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो ये जो पेशावर और इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो ये जो है वो पोटवार जो प्लेट्यू है उसका पार्ट है। देन सिंध में अगर हम बात करें कि ब्रिटिश का क्या इंटरेस्ट था सिंध में, तो सबसे पहला ट्रेड एक्सपेंशन। अगर हम यहाँ पर मैप में देखते हैं तो सिंध जो है वो एक रीजन है। यहाँ पर देखो, ये है आपका अरेबियन सी, ठीक है। और दूसरी साइड में यहाँ पर अगर हम देखते हैं, यहाँ पर है कराची फोर्ट। तो सी कोस्टल रीजन, कोस्टल रीजन दैट मीन्स यहाँ से ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए कोस्ट रीजन पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ब्रिटिश का पहला इंटरेस्ट था कि ट्रेड एक्सपेंशन थ्रू कोस्टल रीजन की कराची पोर्ट में उनका इंटरेस्ट था। दूसरा ट्रेड टेरिटोरियल एक्सपेंशन, ब्रिटिश चाहते थे कि सिंध को एनेक्स कर लेते हैं तो ब्रिटिश की टेरिटरी जो है एक्सपैंड होगी। देन वे टू अफगानिस्तान, जब यहाँ पर जो है वो अफगानिस्तान, अगर ये यहाँ पर अफगानिस्तान देन बीच में पाकिस्तान, ये ब्रिटिश इंडिया। अब यहाँ पर उस टाइम पे टिल 1839 तक यहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह ने जो है वो कहा था कि ब्रिटिश जो है वो मेरी टेरिटरी से क्रॉस नहीं होंगे। अगर उनको अफगानिस्तान पर अटैक करना है तो उन्हें या तो इधर से हिमालयाज को क्रॉस करके दूसरी साइड से जाना था, या फिर उन्हें सिंध से होकर जाना था। तो उन्होंने जो बेटर ऑप्शन चूज़ किया दैट इज़ सिंध, तो इसलिए उन्होंने सिंध को एनेक्स किया। पहला पॉइंट हो गया ये। देन उसका सिंध को जब वो बफर यूज़ करना चाहते थे अगेंस्ट द इन्वेजन फ्रॉम द वेस्ट, कि अगर कोई वेस्ट से इन्वेड करता है तो उस केस में जो है वो सिंध को जो हम एज अ बफर यूज़ कर सकते हैं। यानी कि सिंध दो पासिस थे, एक खाइबर पास और दूसरा बोलन पास। ये दो रीजन है जहाँ से जो है वो वेस्ट, जिसके जो है वो इन्वेजन्स जो हमने देखे हैं मेडिवल पीरियड में और उसके बाद मॉडर्न पीरियड में भी, तो ये दोनों पर जो है वो से जो है वो हमेशा डर बना रहता था। तो उस डर से बचने के लिए सिंध को जो है वो एज अ बफर जो है वो यूज़ किया जाएगा। तो एक साइड हो गया पंजाब एज बफर, दूसरी साइड हो गया सिंध एज बफर, तो ये भी इंटरेस्ट था। देन उसके बाद एक पॉइंट और आता है, वो आता है अट्रैक्ट बाय द नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज कैसे कि जैसे सिंध जो है वो कॉटन के लिए जो है वो बहुत रिच रीजन था। तो यहाँ से जो है वो कॉटन की अगर हम बात करें, कॉटन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कॉटन कल्टीवेशन मतलब एक कैश क्रॉप, और ब्रिटिशर्स का कैश क्रॉप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो इसकी वजह से भी जो है वो उन्होंने क्या किया, सिंध को एनेक्स किया। शुरुआत कैसे हुई, 1809 में यहाँ पर लॉर्ड मिंटो वन, जो महाराजा रणजीत सिंह के बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने क्या किया, एटर्नल फ्रेंडशिप करी सिंध के आमिर के साथ, जिससे जो है वो डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो एस्टेब्लिश्ड हो गए, किसके साथ, सिंध के साथ। देन इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर ड्यूरिंग लॉर्ड एलन बोरो के टाइम पे यहाँ पर जो है उन्होंने अपनी आर्मी को भेज दिया, एक स्ट्रॉन्ग आर्मी को भेज दिया अंडर चार्ल्स नेपर, सिंध को एनेक्स करने के लिए। और फाइनली यहाँ पर एक दो बैटल्स हुई हैं छोटी छोटी, दैट इज़ बैटल ऑफ मियानी एंड दोबो 1843 में, और सिंध को जो है वो जो सिंध का जो आमिर था उसको डिफीट कर दिया गया और सिंध को एनेक्स कर लिया। साथ में यहाँ पर जो है सिंध का जो है फर्स्ट गवर्नर भी अपॉइंट कर दिया, दैट इज़ चार्ल्स नेपर। 1937 तक जो है वो सिंध यहाँ से जो है ब्रिटिश इंडिया का पार्ट रहता है।
देन उसके बाद सिंध की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो प्रोविंस इन पंजाब, पंजाब में ये एक प्रोविंस है, ठीक है, सब ट्रॉपिकल रीजन है। गुजरात, राजस्थान, थार डेजर्ट, ये इंपॉर्टेंट लिंकअप करते हैं सिंध के साथ। सिंध में थार डेजर्ट भी लिंक होता है, दूसरा राजस्थान और गुजरात, ये दोनों हमारे जो स्टेट्स हैं बॉर्डर शेयर करती है। इंडस रिवर जो है वो यहाँ पर सिंध रीजन में डेल्टा बनाती है, दैट मीन्स फर्टाइल प्लेन्स। फर्टाइल प्लेन्स मतलब यहाँ पर एक तो एग्रीकल्चर अच्छा हो रहा है, दूसरा यहाँ पे पॉपुलेशन अच्छी है, तो पॉपुलेशन से हमें वर्कर्स अच्छे मिल जाएंगे, और एग्रीकल्चर से क्या है सरप्लस प्रोडक्शन होगी, तो यहाँ से जो है वो ट्रेड प्रॉफिट होगा, साथ में रेवेन्यू भी अच्छा आएगा, तो एक रिच प्रोविंस है सिंध। देन उसका बाद अरेबियन सी जो अगर क्लोज में है तो पोर्ट्स वगैरह के थ्रू जो है वो ट्रेड एंड कॉमर्स भी अच्छा रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो एंशियंट साइट्स है, लाइक आपका मोहनजोदारो हो गया, अमेरी हो गया, कोट दीजी, ये भी जो है वो आपका जो है वो सिंध रीजन में पड़ती है। देन फर्टाइल प्लेन्स है, पोर्ट्स है, इंपॉर्टेंट फैक्टर में आती है मॉनसून भी, कि मॉनसून की जो विंड्स थी कराची पोर्ट, ये भी जो है वो एक अच्छा रीज़न था जहाँ पर आपको मॉनसून, दैट मीन्स नेचुरल कंडीशंस मिल रही है ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए, जो है वो जहाज़ों के लिए, बड़े बड़े शिप्स के लिए। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर हम बात करें इसमें, तो डायरस वन पर्शिया का रूलर था, इसने सिंध रीजन को कैप्चर किया 6 सेंचुरी बीसी में। उसके बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भी जो है वो सिंध रीजन पर कंट्रोल किया। देन चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इस रीजन पर कंट्रोल किया। इंडो ग्रीक्स की अगर हम बात करें तो सेकेंड टू सेकेंड सेंचुरी बीसी में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो उन्होंने कंट्रोल किया। कुशानाज ने भी जो है वो कुशानाज ने भी यहाँ पर जो है वो रूल किया। और पॉपुलेशन अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो बुद्धिज़्म जो है वो यहाँ पर काफ़ी स्प्रेड हुआ है सिंध में उस टाइम पे। देन 7th सेंचुरी में जो है वो पर्शियन कंट्रोल के अंडर जो है वो ही चला जाता है। देन अरब का कॉन्क्वेस्ट होता है, अरब जो है वो सिंध को कैप्चर करके अपने अंडर जो है वो ऐड कर देते हैं। दैट मीन्स जो है वो इस्लाम जो है वो सब कॉन्टिनेंट में जो है वो इस तरह से एंट्री होती है 7th सेंचुरी के अराउंड, जब यहाँ पर जो अरब कॉन्क्वेस्ट होता है। इसके बाद सिंध जो है वो मुगल्स के अंडर रहता है 1591 से लेकर 1700 तक। देन सिंध जब यहाँ पर देखते हैं कि दिल्ली जब कमज़ोर होने लगती है, तो यहाँ पर सिंध के आमिर जो है वो अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते हैं टिल 1843। 1843 तक जो है वो फिर सिंध एक इंडिपेंडेंट जो है वो आमिर जो है वो रूल करते हैं, बट फिर उसका ब्रिटिशर्स का इंटरेस्ट हो जाता है और ब्रिटिश कैप्चर कर लेते हैं। तो सिंध एक सेपरेट प्रोविंस रहता है 1947 तक अंडर ब्रिटिश, और उसको फिर सेपरेट कर देते हैं पूरा का पूरा एक अलग से प्रोविंस के उसमें। देन यहाँ पर कुछ फैक्ट्स आते हैं, जैसे ऊपर आ गया हिमालयाज़, देन यहाँ पर आ गया किरथर रेंज, यहाँ पर सुलेमान रेंज, और यहाँ पर आपकी होगी अरावली। यहाँ पर इसके बीच में आता है थार डेजर्ट, और यहाँ ये वाला जो रीजन है दैट इज़ योर सिंध। विंध्याचल इधर हो गए। ये इस तरह से हम अगर हिस्ट्री को ज्योग्राफी से लिंक करें तो कुछ फैक्ट्स हमें मिल जाते हैं, जिससे हम कनेक्ट करते हैं उस जगह की ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री को। देन छोटा नागपुर प्लेट्यू। फिर उसके बाद अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस की, कि जो आपके लॉर्ड एलन बोरो हैं, इनके टाइम पे ऐसा क्या क्या इवेंट्स हुए हैं, तो उसका सिग्निफिकेंस क्या था जो इवेंट्स हुए हैं। तो सबसे पहले 1843 में जो स्लेवरी अबॉलिश की गई, इससे जो है वो क्या हुआ, कहीं ना कहीं सोसाइटी में जो है स्लेव ट्रेड पर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगी, तो सोसाइटी में थोड़ी सी प्रोस्पेरिटी आनी शुरू हुई। देन उसके बाद प्रॉबिट किया, लॉटरीज वगैरह जो सिस्टम जो चला था इसको प्रॉबिट किया इन्होंने पूरा। इंक्रीज़ की इन्होंने, जो दरोगास थे उनकी जो सैलरी थी उसको इंक्रीज़ कर दिया। क्रिएटेड न्यू पोस्ट, इन्होंने एक न्यू पोस्ट क्रिएट की, दैट इज़ ड्यूपिटी मैजिस्ट्रेट। ड्यूपिटी मैजिस्ट्रेट की पोस्ट को उन्होंने क्रिएट किया। देन इसके बाद नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल भारत के थे वो थे लॉर्ड हार्डिंगे वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। 1844 से लेकर 48 इनके टाइम पे फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, और उसका रिजल्ट था ट्रीटी ऑफ लाहौर। इसको हम ऑलरेडी जब हमने सिख हिस्ट्री पढ़ी है तो वहाँ पर हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है कि क्या रीज़न था। जब महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है 1839 में, तो उसके बाद के जो नेक्स्ट जो उनके सक्सेसर्स थे, उनके जो वंशज थे, वो उतने स्ट्रांग नहीं थे, उतने कैपेबल नहीं थे, तो वो कहीं ना कहीं सिविल वॉर जो है वो ब्रोक आउट हो जाती है फॉर सिख थ्रोन। तो उसके बीच में जो है वो ब्रिटिश जो है वो फ़ायदा उठाते हैं और यहाँ पर ट्रीटी ऑफ लाहौर करते हैं। देन इनके टाइम पे जो है वो ब्रिटिश जो है वो आर्मी की अगर हम बात करें, यहाँ पे ब्रिटिश आर्मी ऑफिशियल्स प्लस पॉलिटिशियन, जो ये लॉर्ड हार्डिंग वन थे, ये क्या थे, एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिशियल भी थे, ठीक है, साथ में पॉलिटिशियन भी थे। तो यानी कि इनको बहुत अच्छी आर्मी की भी समझ थी और साथ में जो है वो पॉलिटिकली भी ये काफ़ी जो है वो एक्टिव थे। देन पार्टिसिपेटेड, इन्होंने जब एज अगर हम बात करें आर्मी ऑफिसर, तो पेनिसुलर वॉर जो हुई थी उस टाइम पे उसमें भी पार्टिसिपेट किया था, प्लस वाटरलू कैंपेन जो ब्रिटेन का फेमस है उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। देन कमांडर इन चीफ ऑफ ब्रिटिश फोर्सेज इन क्रीमिया वॉर, जो क्रीमिया वॉर हुई थी उसमें भी कमांडर इन चीफ थे। यानी कि एक जो ब्रिटिश आर्मी ऑफिशियली इनका बैकग्राउंड देखे तो बहुत अच्छा था।
देन सोशल रिफॉर्म्स इनके टाइम पे जो हुए, सबसे पहला तो इन्होंने क्या किया, फॉरबिड हिंदू प्रैक्टिसेस लाइक सती, इन्फेंटिसाइड, ह्यूमन सेक्रीफाइस, ये सब हो रहा था, इसको रोका, इसको बैन किया, रिस्ट्रिक्ट किया इसको। देन संडे एज हॉलीडे, इन्होंने संडे को जो है वो हॉलीडे डिक्लेयर किया। देन उसके बाद जो नेक्स्ट आते हैं वो आते हैं लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, इसको मॉडर्न मेकर ऑफ इंडिया भी कहते हैं, और मेंस का डायरेक्ट क्वेश्चन है कि लॉर्डन जो आपका लॉर्ड डलहौजी है, इनके टाइम पे क्या ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं कि इन्हें जो है वो मॉडर्न मेकर ऑफ इंडिया कहा गया है। तो सबसे पहले चार्टर एक्ट 1853 इनके टाइम पे आया। देन प्रार्थना समाज 1949 में इनके टाइम पे बना है। सेकंड बर्मा वॉर हो रखी है। वुड डिस्पैच, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन का है, यहाँ पर जो है वो हायर एजुकेशन में जो मीडियम रहेगा वो इंग्लिश, लेकिन जो मिडिल एजुकेशन होगी यानी कि उसके बाद प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पर वर्नैकुलर लैंग्वेजेस को फॉलो किया जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये रीज़न भी है 1857 के रिवोल्ट का। देन उसके बाद सेकेंड एंग्लो सिख वॉर इनके टाइम पे हुई 1848 से लेकर 49 के बीच में, और सिंध को यहाँ पर जो है नेक्स्ट कर लिया गया। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो गंगा कनाल ओपन किया है 1854 में। रेलवे इंट्रोड्यूस किया, रेलवे लाइन भी जो है वो इनके टाइम पे चली सबसे पहली। मॉडर्न जो है वो पोस्टल सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, टेलीग्राफ सिस्टम, और एस्टेब्लिश किया डिपार्टमेंट ऑफ पीडब्ल्यूडी। रोड नेटवर्क पर इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, रेल नेटवर्क के साथ रोड नेटवर्क भी। दैट मीन्स जितने भी जो आपके मॉडर्न इन्वेस्टमेंट हुए हैं मैक्सिमम जो है वो डलहौजी के टाइम पे हुए। देन बिथुन कॉलेज एजुकेशन की फील्ड में अगर हम बात करें इनके टाइम पे बना। संथल अपराइजिंग, ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट अपराइजिंग है। यहाँ से सिद्धू और कानू दो इसके लीडर थे, क्वेश्चन बन जाता है पेपर में। एसोसिएशंस की अगर हम बात करें जो इनके टाइम पे बनी, तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, यानी कि यहाँ से कहीं ना कहीं इंडियंस भी जो है वो अवेयर हो रहे थे अबाउट द पॉलिटिकल रूल्स एंड राइट्स, उनके बारे में अपडेट हो रहे, अबाउट जो है वो इंडियंस भी अपडेट हो रहे थे। देन उसके बाद सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम जो है वो लंदन में हुआ पहली बार 1854 में। रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 1856 में आया। लोअर बर्मा को एनेक्स जो है वो लॉर्ड डलहौजी ने किया था, और अवध का एनेक्सेशन 1856 में जो है वो इन्होंने किया था, जो ट्रिगर पॉइंट था, वन ऑफ द ट्रिगर पॉइंट फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857, और मिस गवर्नमेंट के चार्जेस के अंडर जो वो एनेक्स किया था। तो डलहौजी का जो रियल नेम था वो था जेम्स एंड्रयू रामसे। कुछ ऐसे फैक्ट भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे जो आपके लिए शायद न्यू हो सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सारी मॉडर्न हिस्ट्री की जितनी बुक्स हैं उन्हें कवर किया है यहाँ पे। अगर हम बात करें सेकंड एंग्लो सिख वॉर में यहाँ पर, तो 1848 से 49 सिख जो थे वो रूलर्स थे वो ख़त्म किया, और सिख जो है वो ब्रिटिश इंडिया का जो है वो पार्ट बन गया, और हेनरी लॉरेंस को जो है वो फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ पंजाब यहाँ पर जो है बनाया गया। देन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की अगर हम बात करें तो ये जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये जो है इन्वेस्ट नहीं किया है। मतलब अगर हम बात करें कि जो ये जो इंट्रोड्यूस किया था ये डलहौजी ने नहीं किया था, डलहौजी ने सिर्फ इसको जो है वो यूज़ किया है, डेवलप्ड नहीं किया है डलहौजी ने इसको, ये पहले से भी चल रहा था। और इसमें क्या था कि नॉट अलाउड इंडियन मोनार्क टू असेंड देयर अडॉप्टेड सन ओवर द थ्रोन, यानी कि अगर कोई राजा विदाउट लीगल हायर मर जाता है, यानी कि उनका उत्तराधिकारी नहीं है, मतलब वो उनका खुद का बेटा नहीं है, तो उस केस में जो है वो उसे नहीं अलाउ किया जाएगा। अगर वो कोई अडॉप्टेड सन को अपना राजा डिक्लेयर कर देते हैं, नेक्स्ट उत्तराधिकारी डिक्लेयर कर देते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर जो है वो अलाउड नहीं होगी। इसमें इसमें 3 तरह की जो है वो स्टेट्स थी। तो सबसे पहले एक इंडिपेंडेंट स्टेट्स मतलब उनका ब्रिटिश साम्राज्य से कुछ लेना देना है ही नहीं, तो उस केस में कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दूसरे नंबर पर स्टेट्स आती हैं, वो स्टेट्स जो डायरेक्ट, ये बड़ी स्टेट्स हैं जो ब्रिटिश साम्राज्य के साथ जुड़ी हुई है, या तो उन्होंने सब्सिडरी लाइन साइन कर रखी है, ठीक है, या फिर वो किसी और वे से एंगेज्ड है, तो उस केस में जो है वो आपको परमिशन जो है वो लेनी पड़ेगी। प्लस साथ में थर्ड केस भी यहाँ पर था, वो था कि अगर कोई बिग स्टेट की सब्सिडरी स्टेट है, उस केस में क्या है कि बिग स्टेट के थ्रू वो जो है वो सब्सिडरी स्टेट जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य के साथ कनेक्टेड है, तो उस केस में भी जो है वो परमिशन जो है वो लेनी पड़ेगी। और जब इस परमिशन के जब हम अगर बात करें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर, तो यहाँ पर सतारा 1848, ठीक है, जैतपुर संबतपुर 1849, भगाट जो है वो 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1852, देन नागपुर 1854। तो ये स्टेट्स जो है वो इनके उत्तराधिकारी नहीं थे, तो इन्हें जो है वो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एनेक्स कर लिया। लॉर्ड डलहौजी ने जो है वो इन्हें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर जो है वो एनेक्स कर दिया।
जब एनेक्सेशन, ये तो चलो एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, लेकिन अवध के साथ तो इससे भी बुरी हुई। सबसे पहले तो अवध के साथ सब्सिडरी अलायंस करी थी। देन डलहौजी ने कहा कि सब्सिडरी अलायंस जो है वो सही नहीं है, और यहाँ का जो रूलर था उसके ऊपर चार्ज लगाया कि मिस गवर्नमेंट का, उसके ऊपर चार्ज लगा मिस गवर्नमेंट का, और ये कहा कि जो वाजिद अली शाह है यानी कि जो रूलर है अवध का, वो उतना कैपेबल नहीं है। और फाइनली यहाँ से जो है वो 1856 में जो है वो अवध को जो है वो एनेक्स कर लिया। ये इंपॉर्टेंट है। वुड डिस्पैच की अगर हम बात करें तो वुड डिस्पैच जो है वो मास एजुकेशन के लिए था, यानी कि यहाँ पर मासिस के लिए भी जो एजुकेशन जो है वो ओपन की गई। चार्ल्स वुड ने इसको इंट्रोड्यूस किया था 1854 में, और यहाँ पर वुमेन एजुकेशन की भी बात की गई है। तो क्वेश्चन इस तरह से ये जो क्वेश्चन है यहाँ से वो स्टेटमेंट बेस्ड भी बन जाते हैं। तो वुमेन एजुकेशन की भी जो है वो यहाँ पे बात कर रखी है। साथ में एक सेकुलर एजुकेशन को यहाँ पर प्रमोट किया गया है। मैग्ना कार्टा इस एक्ट को कहा गया है क्योंकि यहाँ पे मीडियम हायर एजुकेशन का तो इंग्लिश रहेगा, लेकिन जो हम बात करते हैं वर्नैकुलर लैंग्वेजेस को, वो प्राइमरी लेवल पर जो है वो वर्नैकुलर लैंग्वेजेस रहेगी। और यहाँ पर जो लैंग्वेजेस होंगी दैट मीन्स वर्नैकुलर मतलब इंडिजीनियस लैंग्वेजेस। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार जो है वो इंडिजीनियस लैंग्वेजेस के बारे में भी यहाँ से सोच रही थी। दूसरा, यहाँ से गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट इन्वॉल्व इन ऑल सेक्टर ऑफ एजुकेशन, कि गवर्नमेंट जो है वो हर सेक्टर के जो है वो एजुकेशन के इन्वॉल्व होगी, यानी कि सरकार एजुकेशन के ऊपर ध्यान दे रही है। यहाँ से ये क्लियर होता है। इससे पहले चार्टर एक्ट 1813 था जिसमें ये कहा था कि कंपनी को 1 लाख रुपए खर्च करना है, लेकिन यहाँ पर ये कहा गया कि उसके बाद चार्टर एक्ट 1833 में कहीं ना कहीं एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी होती है जिसमें एजुकेशन का मीडियम इंग्लिश रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है एजुकेशन का मीडियम हायर एजुकेशन के लिए इंग्लिश होगा, और जो प्राइमरी लेवल पर होगा वहाँ पर आप क्या फॉलो करोगे, वर्नैकुलर लैंग्वेजेस को। देन रिजल्ट अगर हम बात करते हैं कि जो वुड्स डिस्पैच था इसका रिजल्ट क्या रहा, तो सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ यहाँ से ओपन होनी शुरू हो गई। बिथुन कॉलेज यहाँ पर बना जिसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इस एजुकेशन जो कॉलेज था इसके जो गेट्स हैं वो सबके लिए ओपन कर दिए गए। एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट एट पूसा बिहार में ये बना। इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में इनके टाइम पे बना है यहाँ पे। और 1 गवर्नमेंट कॉलेज और स्कूल इन ईच डिस्ट्रिक्ट, यानी कि एक सरकारी स्कूल हर डिस्ट्रिक्ट में होगा। सिक्किम लोअर बर्मा रीजन को सिक्किम का जो लोअर रीजन था उसको डलहौजी ने एनेक्स किया। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, डलहौजी ने जो बहुत पावर जो अपने पास कंट्रोल कर ली थी तो उसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। यहाँ से परमानेंट मिलिट्री हेडक्वार्टर जो है वो शिमला में शिफ्ट किया गया। बंगाल आर्टिलरी शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू मेरठ, मेरठ में जो वो शिफ्ट कर दी गई। चार्टर एक्ट 1833 इनके टाइम पे आया जिसमें लॉ मेंबर को परमानेंट मेंबर डिक्लेयर कर दिया, यानी कि जो मैकुले थे लॉर्ड मैकुले वो जो है वो परमानेंट मेंबर बन गए। और साथ में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को यहाँ पर सेपरेट किया गया, यानी कि सेपरेशन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। यानी कि अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव काउंसिल की तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कंसेप्ट आता है मिनी पार्लियामेंट का, जिसमें ये बात की गई कि इस मिनी पार्लियामेंट में जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे इंडियंस, यानी कि कानून बनाने के लिए एक अलग से जो है वो ऑर्गेनाइजेशन छोटी सी बना दी जिसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस, यहाँ से न्यू प्रोविंसेस क्रिएट किए गए, फॉर एग्जांपल लाइक पंजाब, और रेस्ट अभी हम आगे कवर करेंगे। ICS यानी कि इंपीरियल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, अब जो है वो सिलेक्शन यहाँ पर होगी मेरिट बेस्ड सिस्टम के साथ, यानी कि एग्ज़ाम होगा, और वो पहली बार एग्ज़ाम हुआ था लंदन में 1854 में। और ये कहा गया था कि ये अब जो है वो सबके लिए ओपन है, यानी कि इंडियंस भी जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर जो है वो क्लियर स्टेप होता है। इसका मतलब क्या है कि इस तरह से जो है वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एग्ज़ाम की बात यहाँ पर की जा रही है, तो दैट मीन्स यहाँ से क्लियरली पता चलता है कि कॉलोनाइजेशन जो है वो हो रही है। फाइनली यहाँ पर क्या है कि इस चार्टर एक्ट के थ्रू ये भी कहा गया है कि कंपनी रूल जो है वो अब खत्म होता है और किसी भी समय जो है वो कंपनी को जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। साथ में रिड्यूस किया कंपनी के जो इन्फ्लुएंस थे उसको बिल्कुल कम कर दिया, और साथ में ये भी कह दिया कंपनी अब कभी भी ख़त्म हो सकती है। रिड्यूस की स्ट्रेंथ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो अपॉइंट थे यहाँ पर, तो उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्ट्रेंथ को जो है वो रिड्यूस कर दिया 24 से 18, जिसमें 6 नॉमिनेटेड थे। देन लेजिस्लेटिव काउंसिल की अगर हम बात करें तो उसको एक रिप्रेजेंटेटिव फीचर यहाँ पर ऐड किया जिसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम की शुरुआत होती है, और अभी यहाँ पर मेंबर्स जो थे वो 12 थे। देन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसमें जो है वो लॉर्ड मैकुले की एंट्री होती है एज ए लॉ मेंबर। और क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस में अगर हम देखें तो सिंध, पंजाब को जो है वो यहाँ पर जो है वो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर जो है वो अपॉइंट किया गया। साथ में बर्मा, असम और सेंट्रल प्रोविंसेस इनको भी बनाया गया। यहाँ पर मतलब ये सब प्रोविंसेस भी क्रिएशन जो है वो शुरू हुई। एक साथ नहीं बने हैं ये प्रोविंसेस, फेज वाइज बने हैं, लेकिन
बने हैं, मतलब इसी एक्ट के थ्रू ये अपॉइंट हुए हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसको भी हम साथ में कवर कर देते हैं क्योंकि हम कल से जो है वो, अगर हम कल क्लास होती है तो उसमें हम क्या करेंगे 1857 का रिवोल्ट करेंगे, तो उसके लिए जो है वो हम एक एक्ट को पहले ही कवर कर देते हैं, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। जब आपका 1857 का विद्रोह खत्म हो गया तो वहाँ से कंपनी रूल खत्म हो गया। देन कंपनी से पावर ट्रांसफर होगी क्राउन में, तो क्राउन क्या करता है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेकर आता है जिसको बोलते हैं गुड गवर्नेंस एक्ट, और इसको बेटर गवर्नमेंट एक्ट भी कहा गया है। यहाँ पर कंपनी रूल खत्म हुआ, पावर ट्रांसफ़र हुई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो ये थे इनको जो है वो ख़त्म कर दिया गया, और इसको भी डुअल गवर्नमेंट कहा गया है। यहाँ से एक पोस्ट क्रिएट होती है, दैट इज़ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर होता है जो इंडिया से रिलेटेड अफेयर्स में क्राउन को या पार्लियामेंट को असिस्ट करेगा। 15 मेंबर की इसकी काउंसिल थी, अपॉइंटेड बाय अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जनरल एंड वॉइस रॉय, यानी कि सबसे पहले तो यहाँ पर गवर्नर जनरल को वॉइस रॉय भी कहा गया। दूसरा अबॉलिशन ऑफ डुअल सिस्टम एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का अबॉलिशमेंट हो गया। साथ में नो मोर एनेक्सेशन, ये कहा गया कि अब जो है वो कोई एनेक्सेशन नहीं होगी। साथ में ये भी कहा गया कि इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन देनी है, और वो हमें दिखती भी है 1861 के एक्ट के अंदर, जब यहाँ पर सर दिनकर राव, महाराजा ऑफ पटियाला और राजा ऑफ बनारस को एंट्री जो है वो काउंसिल में मिली। यूनाइटेड फाइनेंशियल कंट्रोल, यानी कि अगर हम बात करें लिमिटेड फाइनेंशियल कंट्रोल, यानी कि यहाँ पर ये यूनाइटेड नहीं है, लिमिटेड है। लिमिटेड फाइनेंशियल कंट्रोल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स के पास जो है वो लिमिटेड फाइनेंशियल कंट्रोल था। बजट इंट्रोड्यूस हुआ था क्योंकि 1860 में, तो ये याद रखना। देन यहाँ पे विटो पावर जो है वो गवर्नर जनरल को दे दी। क्वीन प्रोक्लेमेशन हुई जिसको रीड किया लॉर्ड कैनी ने इलाहाबाद कोर्ट से, जो इलाहाबाद में दरबार हुआ था, इलाहाबाद कोर्ट था, वहाँ पर दरबार हुआ था, जिसमें जो है वो यहाँ पर जो है वो क्वीन की जो प्रोक्लेमेशन थी उसको रीड किया था लॉर्ड कैनिंग ने, और लॉर्ड कैनिंग जो है वो फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है रिगार्डिंग द मॉडर्न हिस्ट्री। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो 1857 का रिवोल्ट पढ़ेंगे सबसे पहले। देन उसके बाद देखेंगे कि 1857 से पहले रिवोल्ट कौन कौन थे, बाद में कौन से हुए, और साथ में रिवोल्ट ऑफ 1857 से पहले जितनी भी मूवमेंट्स थी हम उनको कवर करेंगे। सो आई होप आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगा हो। प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।